चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस मैगजीन की बिहार की योजनाओं की चर्चा करेंगे, जो मार्च महीने की है, जो बीपीएससी के साथ-साथ बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। पहला है बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए जो है केंद्रीय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 157 भारत में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, नए नर्सिंग कॉलेजों की, जिसमें से 3 नए नर्सिंग कॉलेज जो है बिहार में खुलेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे? तो 3 जो है मेडिकल नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, जिसमें 100-100 सीटों का प्रावधान होगा। यह खुलेगा पूर्णिया, बेतिया और मधेपुरा में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट में जो है 3 नए नर्सिंग कॉलेज कहाँ खोले जाएंगे बिहार में? तो पूर्णिया, बेतिया और मधेपुरा में खोले जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बिहार में को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो है 1700 करोड़ रुपए से अधिक मिलने की उम्मीद है। ठीक है। एनएफएचएस 5 के अनुसार जो है बिहार में 85% से अधिक बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनएफएचएस 5 के अनुसार बिहार जो है कितने प्रतिशत बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया है? तो 85% बच्चों का। वहीं बिहार में दूसरा एम्स कहाँ खुलेगा? तो दरभंगा में खुलेगा। बिहार में जो है दूसरा एम्स कहाँ खुलेगा? दरभंगा में खुलेगा। पहला एम्स जो है कहाँ पे है? तो पहला एम्स जो है वह पटना में है। ठीक है, फुलवारी शरीफ। आगे हम लोग बात करें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एनसीएससी। राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस जो है देश भर में 16 बाल वैज्ञानिकों में से बिहार के प्रमण सुमन का भी चयन हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है? तो 16 का हुआ है। बिहार से कितने का हुआ है? तो 1 का हुआ है। बिहार के कौन है जिनका जो है राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस में चयन हुआ है? तो प्रमण सुमन का हुआ है। और प्रवण सुमन का किस लिए चयन हुआ है? तो धान के बीज उगाने के लिए गड्ढे बनाकर प्रोजेक्ट तैयार किया था, इसलिए। और गड्ढा किस तरह का बनाए थे? तो नारियल, प्याज और बादाम के छिलके से जो है इन्होंने गड्ढा तैयार किया था, जिसमें अंकुरण में सुधार हुआ था। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय बाल का विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद के साइंस सिटी में हुआ था। यह 5 दिवसीय सम्मेलन था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। 5 या साइंस सिटी में हुआ था, अहमदाबाद के। और इसमें जो है प्रमण सुमन को बिहार के जूनियर साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है। आगे हम लोग बात करें बिहार में पहला वानिकी महाविद्यालय। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार में पहला वानिकी महाविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो मुंगेर में खुलेगा। बिहार का पहला वानिकी विद्यालय कहाँ खुलेगा? तो मुंगेर में खुलेगा। वहीं भारत का यह दूसरा वानिकी विद्यालय है। वानिकी महाविद्यालय दूसरा है। बिहार में पहला वानिकी महाविद्यालय जो है मुंगेर में खुलेगा, जिसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। वहीं पहला वानिकी महाविद्यालय का जो है बजट कितना है? तो 105 करोड़ रुपए। कितने हैं? 105 करोड़ रुपए हैं। आगे हम लोग बात करें न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन जो है पटना न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने से पूर्व वो कहाँ के न्यायाधीश थे? तो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। कहाँ के? केरल उच्च न्यायालय के। केरल उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। इसके अलावा जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि के विनोद चंद्रन से पूर्व पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे संजय करोल। कौन थे? इनसे पहले कौन थे? तो संजय करोल थे पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिनका पदोन्नति करके जो है अब इन्हें जो है उच्चतम न्यायालय में भेज दिया गया है। कहाँ के भेज दिया गया? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में संजय करोल चले गए हैं। आगे हम लोग बात करें जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को जो है पटना हाईकोर्ट का कार्यवाहक रूप मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान दीजिए, जस्टिस चक्रधारी चरण सिंह जो है संजय करोल के जाने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थे पटना हाईकोर्ट के। वहीं उन्होंने ही जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई थी। ध्यान दीजिए, बात करें हम लोग राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है बिहार के नया राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बिहार के नए राज्यपाल कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। और इनकी नियुक्ति कौन की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। कि कौन की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति इन्हें इनकी नियुक्ति करते हैं। जबकि इनका जो है राज्यपाल जो है शपथ राज्यपाल को दिलाता है, तो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो हैं हाईकोर्ट के, वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। ठीक है, जबकि ये त्याग पत्र भी देते हैं राज्यपाल, तो राष्ट्रपति के नाम का त्याग पत्र देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इससे पहले राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है किसी कहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल थे?
तो राजेंद्र विश्वनाथ जो है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। बिहार के राज्य बनने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के ये राज्यपाल थे। वहीं वर्तमान में जो है राज्यपाल जो थे फागू चौहान का इन्होंने स्थान लिया। फागू चौहान जो है मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से पूर्व राज्यपाल कौन थे, या फिर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार में किसका स्थान लिए? तो फागू चौहान का स्थान लिए। और फागू चौहान वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? तो ये मेघालय के राज्यपाल हैं। वहीं ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है बिहार के कौन से राज्यपाल हैं, कौन से नंबर के? तो 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। 41वें राज्यपाल की शपथ ली इन्होंने। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को शपथ किसने दिलाया है? चक्रधारी शरण सिंह ने। और चक्रधारी शरण सिंह कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अब ध्यान दीजिएगा, अर्लेकर के बारे में बात करें हम लोग। एक मिनट, ध्यान दीजिए, अर्लेकर के बारे में बात करें तो अर्लेकर जो है 23 अप्रैल 1954 को गोवा के पणजी में जन्मे हैं। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोवा में हुआ था, 23 अप्रैल 1954 को हुआ था। वहीं बात करें हम लोग राज्यपाल की नियुक्ति की, राज्यपाल की नियुक्ति जो अनुच्छेद 156 के तहत होती है। किसके तहत होती है? तो 156 के तहत। ठीक है, राज्यपाल की पदावधि है, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा पद। ध्यान दीजिए, राज्यपाल का जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। और राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे उनकी अधिकतम जो है उनकी 5 साल की सीमा होती है। ठीक है, वो 5 साल तक किसी राज्य के राज्यपाल बने रह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। मैंने पहले ही बताया कि राज्यपाल जो है किसको त्यागपत्र दे सकता है? तो त्यागपत्र देगा राज्यपाल, और राष्ट्रपति के नाम से देगा त्यागपत्र। और उसके अलावा उसका जो शपथ जो दिलाएंगे वो मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, संबंधित राज्य के मुख्य ये हाई कोर्ट के। वही बात करें, इस लेख के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन एक राज्यपाल उस तारीख से 5 साल तक की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा जिस दिन वो अपने कार्यकाल में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें टिकट डिजाइन की प्रतियोगिता। टिकट डिजाइन प्रतियोगिता जो है, उस टिकट डिजाइन प्रतियोगिता यह कहाँ हुआ था? तो इंडिया पोस्ट द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें जो है बिहार के नालंदा की रहने वाली अमीषा ने जो है राष्ट्रीय स्तर के स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता में केंद्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार की कौन सी महिला है जिन्होंने, या कौन सी लड़की है जिन्होंने स्टाम्प डिजाइन प्रतियोगिता के केंद्रीय पुरस्कार मिला है जिन्हें? तो अमीषा को मिला है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टिकट डिजाइन प्रतियोगिता किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो इंडिया पोस्ट के द्वारा यह आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, समाधान यात्रा। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह योजना है समाधान यात्रा। ठीक है, और 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुई। समाधान यात्रा कब समाप्त हुई? तो 16 फरवरी 2023 को समाप्त हुई, जबकि इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2023 को हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 4 जनवरी 2023 को शुरू हुई थी, और इसका अंत कब हुआ था? तो 16 फरवरी 2023 को हुआ। इसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से हुई, जबकि इसका अंत 16 फरवरी 2023 को बेगूसराय में समाप्त हुई थी। आगे हम लोग बात करें भारत में जालसाजी की स्थिति जो 2022 की रिपोर्ट है। तो जालसाजी रिपोर्ट कौन जारी करता है? ध्यान दीजिएगा, तो रिपोर्ट जो जारी किया है प्रमाणीकरण समाधान प्रदाता संघ और कृषियल द्वारा यह जारी की गई है। बिहार के बाजारों में बिकने वाले ब्रांडेड कपड़े, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, दवाएं और उपभोक्ता सामान का हर चौथा उत्पाद क्या है? नकली, यानी 25% बिहार में नकली उत्पाद बिकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं हम लोग नकली सामान में सबसे बड़ा बाजार कौन है? तो सबसे बड़ा बाजार जो उत्तर प्रदेश है, दूसरा बिहार है, और तीसरा राजस्थान है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में जालसाजी की स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जालसाज या नकली सामान बिकने वाला किस राज्य कौन सा है? नकली सामान बिकता है जो है उत्तर प्रदेश में बिकता है, दूसरा राजस्थान, दूसरा बिहार है, और तीसरा क्या है? राजस्थान है। आगे हम लोग बात करें कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर को जन नायक क्या कहता है? जन नायक कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर को। और कर्पूरी ठाकुर को जो है 17 फरवरी 2023 को बिहार झारखंड के कई इलाकों में जन नायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई, क्योंकि 17 फरवरी को उनका जो है निधन हुआ था। वे जो है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जो है जननायक कहा जाता है। उनका जो जन्म है समस्तीपुर के पितौजिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? समस्तीपुर के पितौजिया में हुआ था। आगे हम लोग बात करें चौथा कृषि रोड मैप की। चौथा कृषि रोड मैप जो है, इसका अनावरण जो है 1 अप्रैल 2023 को किया गया, और केंद्रीय कृषि विभाग द्वारा यह आयोजित की गई। किसके द्वारा? कृषि विभाग द्वारा जो है चौथा कृषि रोड मैप
लॉन्च किया गया, जिसका फोकस क्या है, ध्यान दीजिएगा। चौथा कृषि रोड मैप का मुख्य फोकस है फसल विविधीकरण, पशु चिकित्सा सेवा, डिजिटल कृषि और बेहतर कृषि विपणन। ठीक है, ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का उपयोग भी रोड मैप का एक प्रमुख घटक है। आगे हम लोग बात करें कि यह आगामी चौथा रोड मैप है जो 2023-2028 के लिए है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चौथा कृषि रोड मैप का टाइम पीरियड कब से कब तक है, 2023 से 2028 तक है। पिछला रोड मैप जो था, ध्यान दीजिए, पहला रोड मैप कब आया था, 2007 में आया था, दूसरा 2012 में और तीसरा रोड 2017 में आया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करें राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल रालोद जो है, रालोद, राष्ट्रीय लोक जनता दल जो है यूनाइटेड जो है, इसको छोड़ करके यूनाइटेड कुछ उपेंद्र कुशवाहा इसके संस्थापक है। उपेंद्र कुशवाहा जो है इनका जदयू पार्टी को छोड़ करके ये लास्ट में जो है अपना इन्होंने अलग पार्टी बनाई है, इस राष्ट्रीय लोक जनता दल लॉन्च किया इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय लोक जनता दल के संस्थापक कौन है, तो उपेंद्र कुशवाहा हैं। इससे पहले जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के भी ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, एक मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। लगभग 2 साल पहले उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय जो है जदयू में कर दिया था। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिसका जो चुनाव चिन्ह था वालफैन जो था, वालफैन इसका चुनाव चिन्ह था राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का। इसका जो विलय कर दिया इन्होंने, जदयू में विलय कर दिया था। उसके बाद जो है फिर चले गए। इससे पहले ध्यान दीजिएगा, ये गठबंधन जो है पहली 1993 में कुर्मी चेतना रैली से हुई थी। 2007 और 2013 में इन्होंने फिर दो बार पार्टी छोड़ी थी। उसके बाद जो है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का इन्होंने लॉन्च किया था 2013 में। आगे हम लोग बात करें सकल घरेलू जलवायु जोखिम, इस जो है किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा यह प्रकाशित की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सकल घरेलू जलवायु जोखिम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, प्रकाशित की गई है, तो क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव के द्वारा प्रकाशित की गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार जलवायु परिवर्तन के खतरों के कारण क्षति के जोखिम वाले दुनिया के शीर्ष 50 क्षेत्रों में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, जलवायु जोखिम के शीर्ष 50 क्षेत्रों में जो है कौन कौन शामिल है भारत के, तो भारत के जो है 3 शामिल हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और असम है। कौन कौन शामिल है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और असम है। जलवायु परिवर्तन के खतरों में जो है बिहार का स्थान कौन सा है, तो 22वां विश्व में 22वां, भारत में सबसे पहला है। वहीं जो उत्तर प्रदेश का 25वां है, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, तो दूसरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप। यह जो है पटना की खुशी कुमारी जो है बिहार के लिए 55 किलोग्राम भार वाले स्वर्ण पदक जीता इन्होंने, और उन्होंने 155 किलो वजन वाली यह उपलब्धि वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार के किसे 55 किलोग्राम भार वर्ग का स्वर्ण पदक जीता है, किसने, तो जो है खुशी कुमार जीता है, पटना की हैं, जिन्होंने 155 किलोग्राम वजन उठा करके यह उपलब्धि हासिल की है। आगे हम लोग बात करें बिहार शराब का सर्वे रिपोर्ट। बिहार शराब सर्वे रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई, किसके द्वारा जारी की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। बिहार शराबबंदी सर्वे रिपोर्ट जो है यह राष्ट्रीय बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी अर्थात जीविका के द्वारा, उसके अलावा चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और पंचायती राज विभाग द्वारा यह सर्वे रिपोर्ट जारी की गई है। ध्यान दीजिएगा, बिहार शराबबंदी सर्वे रिपोर्ट जो है बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी जीविका, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और पंचायती राज विभाग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। इसका जांच परिणाम की बात करें हम लोग, राज्य में 99% महिला आबादी और 92% पुरुष आबादी शराबबंदी के पक्ष में है। राज्य में 99% महिला आबादी और 92% पुरुष आबादी क्या शराबबंदी के पक्ष में है। अब तक 1.82 करोड़ यानी करीब 96% लोग ने पीना शराब छोड़ दिया है। कितने प्रतिशत पीना छोड़ दिया है, तो 96% ने पीना छोड़ दिया है। सर्वेक्षण बिहार के 38 जिलों के 534 ब्लॉक में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, जीविका के 1.15 लाख लोग जो है सर्वे में लगे थे। शराबबंदी का तीसरा सर्वे है। ध्यान दीजिएगा, पिछला सर्वे जो है 2 बार हुआ था। पहला जो है 2017 में हुआ था, आद्री और जगजीवन राम अनुसंधान संस्थान द्वारा यह की गई थी, जबकि दूसरा सर्वे जो 2022 में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के द्वारा यह शराबबंदी सर्वे की गई थी। तो ध्यान दीजिए, शराबबंदी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जो है शराबबंदी जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। तो यह बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली। इसका जो है शुरुआत जो है 22 फरवरी 2023 को की है, और इसका शुरुआत किसने की है, तो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने किसने की है। एकीकृत भूमि
अभिलेख प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत किसने की है? तो आलोक कुमार मेहता ने। और आलोक कुमार मेहता कौन है? तो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं, जिन्होंने 22 फरवरी 2023 को इसकी पहल की शुरुआत की है। आप ध्यान दीजिएगा, सुविधा क्या होगा इससे? कोई भी किसान केवल 10 रुपये ऑनलाइन भुगतान करके राजस्व रिकॉर्ड की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इसके उद्देश्य के तहत भूमि विवाद को रोकना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो भूमि विवाद को रोकना है। वहीं बात करें हम लोग राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम की, तो इसकी शुरुआत जो है 2018 में हुई थी। कब? 2008 में हुई थी। आगे हम लोग बात करें गणतंत्र दिवस 2023 की। गणतंत्र दिवस 2023 की जो है में कितनी झांकियां निकली थी गांधी मैदान में? तो गणतंत्र दिवस 2023 में गांधी मैदान में कुल जो है 12 झांकियां प्रदर्शित की गई थी। कितनी झांकियां? 12 झांकियां प्रदर्शित की गई थी, जिसमें 3 झांकियां जो है तीसरा सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियां कौन कौन है? तो पंचायती राज विभाग की सर्वश्रेष्ठ झांकी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है गणतंत्र दिवस में पंचायती राज विभाग को मिला है, दूसरा कृषि विभाग और तीसरा पर्यटन विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना को मिला है। पहला किसे मिला है? तो पंचायती राज विभाग को। फिर से ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र दिवस में कुल कितनी झांकियां मिली हैं? झांकियां निकली थी, प्रदर्शित हुई थी, तो 12 झांकियां, जिसमें से पंचायती राज विभाग सबसे 1 पे है, दूसरा पे कृषि विभाग और तीसरा पे पर्यटन विभाग और बिहार शिक्षा परियोजना हटाई है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नाइट टाइम लाइट एटलस जो है, यह इसरो ने नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा तैयार नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाइट टाइम लाइट एटलस कौन जारी किया है? तो इसरो द्वारा जारी किया गया। इसरो ने जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी किया है। ठीक है, इसरो ने जारी किया है, नेशनल रिमोट सेंसिंग द्वारा या सेंटर द्वारा जारी किया है। बिजली के मामले में बिहार देश में जो है देश के सबसे राज्यों में अव्वल है। ध्यान दीजिए, नाइट टाइम लाइट एटलस के अनुसार जो है बिजली के मामले में बिहार जो है देश में सबसे अव्वल, सबसे प्रबुद्ध और राज्यों में अव्वल है। इसके अलावा जो है ध्यान दीजिएगा, पिछले दशक 2022 और 2021 में बिहार में बिजली की औसतन जो है 474% की वृद्धि देखी गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत पर 43% ही वृद्धि देखी गई है। वहीं बात करें हम लोग तीसरा शीर्ष 3 राज्य वृद्धि उत्पादन में जो है लाइट उत्पादन में जो है, यानी बिजली उत्पादन में सबसे शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो पहला पे बिहार है, दूसरा केरल है और तीसरा मध्य प्रदेश है। बिहार 474% 10 वर्ष में जनसंख्या 10 वर्ष में जो है बिजली उत्पादन में सबसे अग्रणी रहा है। वहीं केरल जो है 119%, जबकि मध्य प्रदेश 66% दशकीय जो है बिजली उत्पादन में अग्रणी रहा है। वहीं बात करें हम लोग AISHE 2021 सकल नामांकन अनुपात में बिहार का जो है 7वां रैंक है। कौन सा रैंक है? 7वां रैंक है। और बिहार का सकल नामांकन अनुपात जो है बढ़कर 15.9% हो गया है। कितना हो गया है? 15.9% हो गया, जबकि पिछले साल जो 12.1% था। वहीं GI के अनुसार जो है 3.4% की वृद्धि हुई है, जबकि औसत में राष्ट्रीय औसत में जो 1.7 से अधिक की वृद्धि हुई है, अधिक नहीं हुई है, अधिक हुई है। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग बिहार में उच्च शिक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 23,60,694 है, जबकि 2019-20 में इसका जो जनसंख्या था 17,38,432 है, यानी लगभग 5 लाख से ऊपर की क्या है? वृद्धि हुई है। वहीं बात करें हम लोग पद्म पुरस्कार की, समझे, तो पद्म पुरस्कार जो है बिहार की 3 हस्तियों को मिला है। पद्म पुरस्कार 2023 बिहार के 3 हस्तियों को मिला है, जिसमें से कौन कौन मिला है? आनंद कुमार को मिला है, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में गणितज्ञ और सुपर 30 के संस्थापक जो है आनंद कुमार को मिला है। दूसरा जो है कपिल देव प्रसाद को मिला है, कपिल देव प्रसाद को कला के क्षेत्र में मिला है। उन्होंने 52 बूटी कला साड़ी की एक पहचान दिलाई थी, इसके लिए इन्हें मिला है। वो नालंदा के रहने वाले हैं कपिल देव। वहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कपिल देव का संबंध कहाँ से है? तो नालंदा जिला से है। वहीं सुभद्रा देवी का संबंध जो है मधुबनी से है, जो मधुबनी में जिन्होंने कागज की लुगदी तैयार की थी, और कागज की लुगदी तैयार करने के लिए जो है विशेष प्रकार की लुगदी तैयार करने से संबंधित है, इसलिए इन्हें सुभद्रा देवी को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, 2023 में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और आशा करता हूँ कि बिहार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग जरूर इसे अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।